नमस्ते दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वाला के इस मंच पर, जहां हम लोग बीपीएससी के निबंध को देखने जा रहे हैं। मेरा नाम अरविंद मिश्रा है और आप लोग मेरे साथ यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी के निबंध और हिंदी साहित्य जैसे विषयों को देखते हैं। दोस्तों, जब बात बीपीएससी या यूपीपीसीएस या यूपीएससी के निबंध की आए तो सबसे पहली चीज की घबराने की जरूरत नहीं है। जहां आप ऐसे या निबंध इस शब्द को देखें तो घबराएं नहीं। क्यों नहीं घबराएं? क्योंकि निबंध देखते ही हम लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। हम लोगों को लगता है कि ये कोई अलग से विधा या शैली है, अलग से कोई जानकारी का स्रोत है, इसकी अलग से तैयारी होनी चाहिए, पर ऐसा है नहीं। निबंध वास्तव में हमारे जीएस की तैयारी है। अगर आपने जीएस को बहुत अच्छी तरह तैयार किया है, यदि आपने जीएस के साथ थोड़ी बहुत समझ रखी है दर्शन की, थोड़ी बहुत आपको जानकारी लिटरेचर या साहित्य की हो, और साथ ही आप व्यवहारिक जीवन को अच्छी तरह जानते हैं या उसको जी रहे हैं, तो निबंध को और कहीं रटने की जरूरत नहीं है। और उसमें भी बीपीएससी का निबंध तो मुझे लगता है कि अब और आसान हो गया है। बीपीएससी के निबंध को अगर हम देखें तो ये 300 अंकों का पूछा जा रहा है। 300 अंकों के 3 निबंध हैं, यानी एक निबंध जो है वो लगभग, और लगभग क्या, पूरी तरह से 100 अंक का ही है। अब कुल 3000 शब्दों का ये खेल है, यानी एक निबंध पर आपको 1000 शब्द लिखने हैं। 3 निबंधों में जो 2 निबंध हैं, पहला और दूसरा, वो एज यूजुअल सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, वैश्विक, कृषि, उद्योग जगत, विज्ञान टेक्नोलॉजी जगत, इन्हीं से निबंध पूछे जा रहे हैं। लेकिन जो तीसरा निबंध है खंड ग, वो बड़ा मजेदार हो गया है। वो निबंध बिहारी हिंदी, बिहार की हिंदी को बिहारी हिंदी कहते हैं, और बिहारी हिंदी की बोलियों में पूछा जा रहा है। बिहारी हिंदी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। जो लोग अब तक ये कह रहे थे कि मुझे भोजपुरी नहीं आती, मुझे मगही मैथिली नहीं आती, जो लोग लोक बोलियों को गंवारू भाषा समझते थे, उन्हें शिक्षा जगत ने ये बात अच्छी तरह समझा दिया है कि इन्हीं बोलियों से हिंदी भाषा बनती है। हिंदी भाषा बोलियों का समुदाय है। दोस्तों, ये जो खंड क है और खंड ख, यानी पहला, दूसरा निबंध या फिर तीसरा, तीनों निबंध में 4-4 ऑप्शन है। कुल 12 निबंध पूछे जा रहे हैं, जिनमें आपको 3 लिखना है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक खंड से 4-4 निबंध पूछे जा रहे हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। 3 खंड में निबंध आ रहे हैं, प्रत्येक खंड में 4 प्रश्न हैं। इन 4 में से एक पर लिखना है, तीनों खंड में एक एक लिखना है, यानी 3 निबंध लिखना है, और तीनों निबंध मिलाकर के 300 नंबर के। यानी आप कह सकते हैं कि चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, सब में यदि कोई ज़्यादा वजनदार है तो बीपीएससी का निबंध है। आपकी सफलता के लिए पूरी तरह निर्धारक है निबंध।
अब दो तरह के प्रश्न हैं कि क्या बीपीएससी निबंध की हम अलग से तैयारी करें, इनकी अलग तैयारी करें, और दूसरा प्रश्न कि कैसे हम इनमें अत्यधिक अंक लाएं, हाईली स्कोरिंग कैसे लिखें। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो आप समझ लीजिए कि चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे एमपीपीसीएस हो, निबंध की प्रकृति नहीं बदलती, भाषा की शैली बदलती है, टॉपिक वही रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि बीपीएससी का निबंध पूछा गया कि इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के द्वारा रूमानी मनुष्य पर जीत को दर्शाता है, और यही आईएएस में पूछा गया, इतिहास स्वयं को दोहराता है, एक बार त्रासदी के रूप में, एक बार प्रहसन के रूप में। निबंध के टॉपिक नहीं बदलते हैं, निबंध की भाषा शैली बदल जाए, प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाए, किंतु ना तो लिखने की प्रकृति बदलती है और ना ही टॉपिक की प्रकृति बदलती है। ये बात याद रखिए। इसीलिए बीपीएससी के निबंध की बहुत अलग से तैयारी की आवश्यकता नहीं है, वही मुद्दे हैं। अब आप नारी सशक्तिकरण को तैयार कर रहे हैं तो बिहार में पूछ लिया गया कि यदि अपने समाज में लड़के दायित्व के बोझ तले दबे हैं तो लड़कियां सामाजिक बंधन और मर्यादा के बोझ तले। इसका अर्थ प्रेशर किसी पर भी कम नहीं है। नारी सशक्तिकरण बहुत जरूरी है, महिला पढ़े लिखे आगे बढ़े, न केवल नारी साक्षर बने बल्कि साक्षरता के साथ वह हाईली एजुकेटेड हो, स्वनिर्भर हो, रोजगार से जुड़े, राजनीति में आए, शिक्षा जगत में आए, आईएएस पीसीएस बने, खेल जगत में आए, सशक्त बने। लेकिन साथ ही क्या कोई भी समाज बिना नारी और पुरुष के समान अधिकारों के सशक्त हो सकता? नहीं हो सकता। इसलिए आईएएस में पूछा कि नारी और पुरुष के समान अधिकारों से समाज सशक्त हो सकता है, और बीपीएससी में पूछा कि नारी सामाजिक मर्यादा के बोझ तले दबी है, यानी लड़कियां, तो लड़के दायित्वों के बोझ तले। दोनों को विकास के समान अवसर मुहैया कराए जाने चाहिए, क्योंकि नारी और पुरुष ये दोनों समाज रूपी गाड़ी के दो सशक्त पहिए। कहने का अर्थ ये है कि चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, या यूपीएससी हो, या आप आरएस दें या एमपीपीसीएस दें, चाहे आप उत्तराखंड पीसीएस दें, निबंध के टॉपिक वही हैं, प्रश्नों का बस आकार प्रकार बदलता है, उनके शब्द बदलते हैं। इसीलिए खंड क और खंड क में डरने की जरूरत नहीं है। बीपीएससी के खंड क और खंड ख में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपको इन दोनों से जो टॉपिक पूछे जाएंगे वो साहित्य पर, समाज पर, अर्थव्यवस्था पर, विज्ञान पर, प्रौद्योगिकी पर, संभव है कि समसामयिक मुद्दों पर भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। इसलिए जो पुरानी प्रक्रिया रही है, यानी निबंध के जो पारंपरिक पैटर्न रहे हैं, उससे आप बिल्कुल अलग थलग तैयारी नहीं करें। लेकिन जैसे खंड ग की बात आती है तो खंड ग को समझना पड़ेगा, क्योंकि बिहारी हिंदी बोलियों में, भोजपुरी में, मगही, मैथिली में ये निबंध पूछे जा रहे हैं। अब कैसे पूछे जा रहे हैं? मूस मोटई हैं, लोढ़ा होई हैं। अगर आप इस भाषा को समझ रहे हैं, भोजपुरी है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। अब मूस का क्या अर्थ होता है?
लोढ़ा का क्या अर्थ होता है? अगर इस बात को आप समझ गए, मूस यानी गणेश जी की सवारी, बड़ा वाला चूहा, माउस, रैट, हर चीज की एक प्रकृति होती है, उसकी प्रत्यास्थता सीमा होती है। उसको कितना खींच सकते हैं, उसको कितना बढ़ा सकते हैं, उसके विकसनशील की एक अंतिम यानी विकास की एक अंतिम अवस्था होती है। मूस बहुत मोटा होगा, चाहे उसे कितना भी हॉर्लिक्स पिला दीजिए, कम्प्लान पिला दीजिए, शाकाहारी टाइप का मूस हो तो, मांसाहारी टाइप का मूस हो तो आप चाहे उसे कुछ भी खिला दीजिए, उसे जंगल छोड़ दीजिए, बहुत मोटा होगा तो सिलबट्टे की तरह, सिलवट पर जिस बट्टे से हम मसाला पीसते हैं उसे लोढ़ा कहते हैं। तो मूस बहुत मोटा हो जाएगा तो सिलबट्टा। महानगरों में देखिए, दिल्ली वगैरह में जो मूस हैं, जो चूहे हैं, वो थोड़े बड़े और बहुत स्वस्थ मोटे हो जाते हैं, बेचारे घूमते फिरते रहते हैं, स्वच्छंद होते हैं। मूस बहुत मोटा होगा तो लोढ़े की तरह होगा, वो इतना मोटा नहीं हो सकता कि वह हाथी या घोड़ा हो जाए। इसीलिए हम सपने भी जो देखें तो उनकी सीमा क्या हो, मनुष्य की कार्य क्षमता की अंतिम सीमा क्या हो। ठीक है, हम चांद पर पहुंच गए, हम मंगल का सपना देख रहे हैं, हम सूर्य को देखने, झांकने, उससे नजरें मिलाने का सपना देख रहे हैं, L1 आदित्य वगैरह से भी हम जुड़ गए हैं, हमने चंद्रयान का सफल लॉन्चिंग भी किया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी एक अंतिम सीमा है, हम उससे ऊपर नहीं जा सकते। मनुष्य की जो क्षमता है वह कहीं ना कहीं सीमित है। मनुष्य असीमित क्षमता का प्राणी नहीं है। इसीलिए विज्ञान और टेक्नोलॉजी की भी एक अंतिम सीमा होती है। और तब इस पर एक प्रश्न आया कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मनुष्य की क्षमता को अंततः प्रतिस्थापित नहीं कर सकते। मनुष्य की अपनी सीमा, क्षमता सब कुछ है, लेकिन जो काम मनुष्य कर सकता है उसमें संवेदना होगी, मानवता होगी, वो काम विज्ञान नहीं कर सकता। तो बीपीएससी का जो खंड ग है, अगर आप उसकी प्रकृति को समझ रहे हैं, क्योंकि ये बिहारी हिंदी बोलियों के टॉपिक हैं, बिहारी हिंदी बोलियों के कहने का आशय ही है कि आप भोजपुरी की समझ रखते हैं, मगही मैथिली की समझ रखते हैं। जैसे पानी में मछरिया, अब अगर आप गांव देहात घूमे हैं, दादा दादी नाना नानी के पास आप उठते बैठते हैं, तो देहातों में ल को र ध्वनि में परिवर्तित करते हैं, हल को हर, फल को फर, मछली को मछरी। पानी में मछरिया, नौ नौ कुटिया बखरा। देखिए, देहात के लोग कहते हैं हरियर खेती गाभिन गाय, यानी खेती तो अभी हरी ही है, अभी तो बीज बोया गया है, अभी तो अंकुर निकले हैं। अभी से आप ये आकलन मत कीजिए कि कितने मन अनाज होगा, प्रति हेक्टेयर उत्पादन इस बार कितना होगा, ये अंदाजा लगाना बेकार है। ये शेख चिली के सपने हैं। और गर्भिणी या गाभिन गाय, गाय के पेट में जो बच्चा है वो क्या होगा, बछड़ा होगा, बछड़ी होगी, उसका रंग क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वह कितना पावरफुल होगा, या अगर बछड़ी होके गाय बनेगी तो वह किस कदर दुधारू होगी, ये सारे आकलन अभी से क्यों लगाती हैं। अभी तो मछली पानी में ही है, वो पकड़ी नहीं गई, लेकिन मछली खाने वालों ने मछली के पकड़े जाने से पहले ही इस बात पर लड़ना शुरू कर दिया कि देखो, मछली बन के जब तैयार होगी, उसकी सब्जी बनेगी, तो हम 9-9 कुटिया 9-9 पीस लेंगे। सारे सदस्य लड़ गए, पता चला कि पूरे तालाब को छान मारा गया, एक भी मछली हाथ नहीं लगी।
इसका अर्थ है कि पूर्वानुमान के आधार पर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। पूर्वानुमान के आधार पर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। कुल मिला के ये पंक्ति बताती है कि चाहे सामाजिक मामला हो, व्यक्तिगत जीवन हो, राष्ट्रीय संदर्भ हो, जब तक प्राकृतिक संसाधन या जीवन से संबंधित संसाधन हमारे पास न हो, हम उनके आधार पर कोई फैसला न लें, क्योंकि पहले ही लिए गए फैसले अक्सर दुखदाई होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अग्र सोची सदा सुखी या दूरदर्शिता जरूरी है, विजन जरूरी है, विजनरी होना जरूरी है, लेकिन बहुत स्वप्नशील होना अच्छी बात नहीं है। और अगर आप स्वप्न देख भी रहे हैं तो सपने ऐसे हों जो आपको नींद से जगा दें। कलाम साहब कहते थे, सपने वो नहीं जो नींद में देखे जाएं, सपने वो जो नींद से जगा दें। अब इसी तरीके के निबंध पूछे जा रहे हैं। जैसे पूछा जा रहा है, धोबियक कुकुर, ये मैथिली है। धोबियक कुकुर ने घर के ने घाट के। जब जीवन निरर्थक हो, किसी का बिना सोचे समझे अनुकरण कर रहे हैं हम, जैसे आज भारतीय समाज की सबसे बड़ी विडंबना है, हम बिना सोचे समझे पश्चिमी विचारों का अंधानुकरण करते हैं। मार्क्स को ढंग से नहीं समझ पाए फिर भी मार्क्सवादी बनने की कोशिश करते हैं। कभी हम फ्राइडवादी होने लगते हैं, कभी हम लेनिनवादी होने लगते हैं, कभी स्टालिनवादी होने लगते हैं। विदेशी चश्मे से भारतीय समाज को देखना पूरी तरह से अतार्किक है और ये समाज के लिए दुखदाई भी है। और इसीलिए हमारे नेता मंत्री कहीं ना कहीं बखरा बांट करते हैं, हमें गुमराह करते हैं। हमारे नेता मंत्री खुद तो आलीशान महलों में रहते हैं, हेलीकॉप्टर पर उड़ते हैं, खुद तुम रेशमी साड़ी डांटे उड़ती फिरो गगन में, और हम आम जनता को सामाजिक समन्वय का पाठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मार्क्सवादी बन जाओ। अरे तुम मार्क्सवादी नहीं हो तो मार्क्स को पढ़ करके तुम उन विचारों को हम पर क्यों थोप रहे हो? जिस तरीके से धोबी का कुत्ता, धोबी यदि घर से घाट जाए कपड़ा धोने तो उसके पीछे चल लेता है, घाट से कपड़े लेकर के घर आए तो उसके पीछे चल लेता है। अब उस कुत्ते के जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, उसका जीवन एक तरीके से निरुद्देश्य है, वह निरर्थक जीवन जी रहा है, एब्सर्ड जीवन। ऐसे में क्या व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को जीवन में उद्देश्य बनाना चाहिए? उद्देश्यहीन मानव पशु तुल्य होता है। इसलिए हर मनुष्य के जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, मानवता का लक्ष्य होना चाहिए, विकास का लक्ष्य होना चाहिए, और यही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य के पास उद्देश्य नहीं है यानी मानव धर्म का पालन नहीं कर रहा है। और धर्मेण हीना पशु भी समाना। मनुष्य यदि उद्देश्य से रहित है तो वह भटका हुआ है, पशु तुल्य है, निरर्थक है। वह फिर मारकाट की बात करेगा, हिंसा पर उतारू होगा, समाज के लिए घातक होगा। तो इस तरीके के मुद्दे पूछे जा रहे हैं खंड ग में। कुल मिलाकर आपके लिए दो बड़ी सलाह है। एक तो आप अपने जीएस को ढंग से पढ़ते रहिए, निबंध की चिंता छोड़ दीजिए। जब रेगुलर क्लास निबंध की लगेगी तो मैं आपको एक एक टॉपिक बोल बोल के समझा के लिखाऊंगा, कैसे लिखना है, समाज पर, साहित्य पर, नारी पर, प्रकृति पर, पर्यावरण पर, धर्म दर्शन पर, विज्ञान प्रौद्योगिकी पर, सब कुछ बताएंगे हम। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आप अपने पूरे जीएस को, आप जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आप आईआर पढ़ रहे हैं, आप करंट पढ़ रहे हैं, खूब ढंग से पढ़िए, क्योंकि निबंध इन सब का निचोड़ है।
इन सबको पढ़ करके ही आप सामाजिक व्यवहारिक अनुभव ले पाएंगे। एक तो इन्हें थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, फिर जब आप जीवन जगत से जुड़ते हैं तो व्यवहारिक जीवन को समझ पाते हैं, प्रैक्टिकली उन्हें समझ पाते हैं। तो पहली सीख आपके लिए या मेरी विनती है आपसे कि आप अपने जीएस को ढंग से पढ़ें। चूंकि बीपीएससी में ऑप्शनल अब ऑब्जेक्टिव है, तो मुझे लगता है जितने लोग बीपीएससी देते हैं वो यूपीएससी आईएएस भी तो दे रहे हैं, कोई ना कोई तो ऑप्शनल होगा, उसे भी आप ढंग से पढ़ें। इन दोनों को पढ़ने के साथ साथ अपने बुजुर्गों के पास बैठें, देखिए वो क्या बोलते हैं। जैसे दादाजी बात बात पर कहते हैं, हुई है वही जो राम रचि राखा, या घर के बुजुर्ग कहते हैं, का बरसा जब कृषि सुखाने, अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। हमारे बुजुर्ग तुलसी के, कबीर के, रहीम के और अन्य बड़े रचनाकारों के पदों को, उनकी पंक्तियों को व्यवहारिक जीवन से जोड़कर अक्सर बोलते रहते हैं। जैसे बीपीएससी में पूछा कि अगला खेती आगे आगे, अगला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। अब जो प्रथम प्रहार करेगा, जो कार्य की शुरुआत करेगा वो जीतेगा। लोहा जब गर्म हो तो उस पर प्रहार कीजिए। जो समाज पहले जागता है वो उन्नति के शिखर पर पहुंचता है। जो व्यक्ति अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज की प्रक्रिया को अपनाता है वो जीवन में हमेशा सुखी रहता, स्वस्थ रहता, सफल रहता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में जो अग्रदूत होता है, जो पुरोधा होता है, किसी कार्य को शुरू करने वाला, एक तरीके से अगुआ या मुखिया होता है, नेतृत्व करता, वो हमेशा समाज का नेतृत्व करता, वो आगे होता है। खेती बाड़ी में भी जो किसान सबसे पहले खेती की शुरुआत कर देते हैं उनकी फसल पहले तैयार हो जाती है। और कुछ लोग इतने आलसी होते हैं, प्रमादी होते हैं, आम बोलचाल में कर्म कोढ़ी कहते हैं, तो ऐसे लोग इंतजार करते हैं, अच्छा ठीक है फिर बारिश आएगी, अब पड़ोसी खेत जब जोत लेगा तो उससे ट्रैक्टर ले लेंगे, हल बैल ले लेंगे, फिर अपने खेत भी जोतेंगे, पछिला खेती भागे जागे। ऐसे लोग भाग्य के सहारे जीवित रहते हैं और भाग्य हमेशा धोखा देता है। पूछा भी है, भाग्यवाद आवरण है पाप का। जो भाग्यवादी होंगे या तो वो दूसरों के द्वारा शोषित होंगे या कहीं ना कहीं दूसरे का शोषण करेंगे। इसलिए भाग्यवादी होना अपने लिए भी और समाज के लिए भी घातक है। तो ये पंक्ति क्या सीख दे रही है कि कर्मवादी बनिए। तो बता ये रहा था कि बड़े बुजुर्गों के पास बैठिए, अपने जीएस को ढंग से पढ़िए और उससे बड़ी चीज कि छोटी छोटी संकल्पनाओं पर फोकस कीजिए। संकल्पनाओं को ध्यान में रखिए, उन पर 10-20 लाइन लिखने की कोशिश कीजिए। ना आए तो मुझसे पूछिए क्लास में। जैसे आधारभूत सुविधा, अवसंरचनात्मक सुविधा, क्या इसका मतलब होता है? कोई भी समाज यदि अध्यक्षीय प्रणाली से चल रहा है, गणतांत्रिक प्रणाली से चल रहा है, तो इसका क्या मतलब होता है? किसे कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण? अपराध का राजनीतिकरण किसे कहते हैं? ये छोटी छोटी चीज, आप लोग संविधान संविधान बोलते रहते हैं, संविधान में विधान शब्द जुड़ा है। विधान का अर्थ क्या होता है? इसी से विधायिका क्यों? विधि से ही ये सारे शब्द क्यों? विधि को ही आचार संहिता क्यों कहते हैं? क्या समाज में जब संविधान नहीं था तो समाज नहीं चलता था? संविधान से पहले धर्म समाज का नियामक था, आज संविधान समाज का नियामक है। तो ऐसी छोटी छोटी संकल्पनाओं को खूब ढंग से पढ़िए, जहां मिल जाए उनको समझिए। संवेदना किसे कहते हैं? संवेदनात्मक ज्ञान का क्या अर्थ होता है?
प्रेम और ज्ञान के सामंजस्य का क्या अर्थ होता है। नीति शास्त्र जो आप लोग पढ़ते हो, एथिक्स, उसके टॉपिक्स को न केवल पढ़िए बल्कि उन शब्दों पर कम से कम 20-25 लाइन तैयार कीजिए। भावनात्मक समझ का क्या मतलब, अभिरुचि का अर्थ क्या होता है, अभिवृत्ति का क्या मतलब, मानवीय क्रियाकलापों का क्या अर्थ होता है। तो संकल्पनाओं को समझिए, अपने जीएस को खूब अच्छी तरह से तैयार कीजिए। साथ ही आपका जो ऑप्शनल है, बीपीएससी में तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर आईएएस की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें एक ऑप्शनल है, उसको ढंग से पढ़िए। बुजुर्गों के तजुर्बे का लाभ लीजिए और तब देखिए निबंध आपका कितना सुंदर होगा। बाकी लिखने की शैली, लिखने का नज़रिया और 1000 शब्द कैसे बढ़ाएं, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, समझते रहिए और जल्दी से सफल बनिए, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। नमस्ते।